नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि भैया शर्मा। 16 दिनों तक लगातार मजदूरों तक पहुंचने के लिए भारी मशीनें, ऑगर ड्रिलिंग मशीन, सामने से खनन, ऊपर से रेस्क्यू टनल बनाने का प्रयास, लेकिन सफलता हासिल की रैट माइनर्स ने, यानी वो खनन एक्सपर्ट जो हाथों से खुदाई करते हैं। उनके काम को रैट होल माइनिंग कहते हैं, यानी मैनुअल ड्रिलिंग। ये वही रैट माइनर्स है जिन्हें 2014 में मेघालय में प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन आज इन्हीं की वजह से 41 मजदूरों के एकदम नज़दीक पहुंचा जा सका। सिलक्यारा बड़कोट सुरंग का हिस्सा धंसने के बाद से लगातार कई सरकारी एजेंसियां, इंटरनेशनल एक्सपर्ट और आधुनिक मशीनें लगाई गई। हर किसी का अपना अपना काम था, अपनी अपनी तकनीक थी। हॉरिजॉन्टल यानी सामने से और वर्टिकल यानी सुरंग के ऊपर से रेस्क्यू के लिए 6 योजनाओं पर काम किया गया। ड्रिलिंग 3 स्थानों से की गई। मशीनों की वजह से खाना, पानी और अन्य ज़रूरी चीज़ें मजदूरों तक पहुंच पाई, लेकिन रेस्क्यू पाइप मजदूरों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तब आए रैट माइनर्स। उन्होंने आखिरी 10 से 13 मीटर की खुदाई बिना किसी मशीन की मदद के हाथों से की। आमतौर पर ये रैट माइनर्स कोयले की खदानों में खनन करते हैं। आखिरी के 10 से 13 मीटर में ऑगर मशीन से खुदाई संभव नहीं हो रही थी। तब 7 रैट माइनर्स की टीम ने सुरंग में रैट होल माइनिंग तकनीक अपनाकर काम को पूरा किया। मेहनत रंग लाई और सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आए। इकतालीस मजदूर, 17 दिन और बड़ी अड़चनें, कुछ तकनीक, कुछ जुगाड़ और फिर जीत गई जिंदगी। चट्टानों का सीना चीरकर बाहर आए श्रमवीर। एक आया अभी। एक आ गया। नहीं कोई चल चंद्रन। सब बढ़िया सर, सब बढ़िया। सही है, सब सही है। बढ़िया। ये खुशी उस वक्त की है जब टनल से पहला मजदूर बाहर आया। ये आवाजें रेस्क्यू टीम की है जो कह रही है सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। जैसे ही सुरंग से पहला मजदूर बाहर आया, सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने उनसे बात की। एक एक कर कल रात करीब 8:30 बजे तक सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सभी 41 मजदूरों को अब चिन्याली सॉर्ट से ऋषिकेश शिफ्ट कर दिया गया है। वहां एम्स में सबका मेडिकल चेकअप होगा। आज इंडियन एयरफोर्स का चीनूक हेलीकॉप्टर सभी मजदूरों को लेकर ऋषिकेश पहुंचा। इससे पहले टनल से रेस्क्यू के बाद मजदूरों को चिन्याली सॉर्ट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और मेडिकल एक्सपर्ट्स की देखरेख में रखा गया था। यहाँ रात भर इन्होंने आराम किया। I won't even call them as patients. They are feeling quite normal. They are behaving very normally. Their blood pressure, vitals, their oxygenation, everything is normal. And we have done some basic preliminary investigations just to look at their electrolytes, their other blood parameters. And these are very basic investigations which we will have, and we will do a basic psychological assessment also, so that we can follow it up later on, whether this incident is having any effect on them on a long-term basis. We are just monitoring them actually, which was part of the protocol. They are not sick at all. So by tomorrow, I think we'll be able to decide. टनल के अंधेरे में 17 दिन कैसे गुजरे, सुरंग से बाहर आए मजदूरों ने अपनी आप बीती सुनाई। इन मजदूरों के चेहरों में खुशी भी है तो दर्द भी झलक रहा है। सुरंग से बाहर आए मजदूरों ने क्या कहा, सुनिए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विश्वजीत कुमार वर्मा है। जब आप फंस गए थे तो क्या दिल में और दिमाग में चल रहा था? दिल में और दिमाग में हम लोग को कुछ नहीं, जैसे जब ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे हमारी नवजुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे। हर जगह से व्यवस्था की गई। खाना पीना हम लोग का जो है सो गिरने के बाद हम लोग को 10, 15, 20 घंटे थोड़ा परेशानी हुई। उसके बाद जो पाइप था हम लोग का, पानी का पाइप, उससे हमारा खाना की व्यवस्था की गई। उसी से हम लोग को खाना मिलता था। मैं सुबोध कुमार वर्मा झारखंड से हूँ। मैं उत्तराखंड की जो पहाड़ प्रॉब्लम होती है इसमें फंसा था। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुई, जिसमें कि
खाने को, हवा। उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू, किशमिश, मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे। और मेहनत करने के बाद 10 दिन के बाद हमें फिर दाल, चावल, रोटी की खाने का मिला। मुझे तो कंपनी से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को वहाँ पे कुछ उतना खास दिक्कत तो नहीं हुई। और वहाँ जो कैविटी होती थी उससे हमारे 2 दिन जरा प्रॉब्लम तो हुई, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं बिल्कुल ठीक। 12 नवंबर को दिवाली के दिन टनल धंसने से उसमें फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान में बार बार कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में बचाव दल ने हॉरिजॉन्टल खुदाई की ताकि सीधे रास्ते से सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचा जा सके, लेकिन इस प्रक्रिया में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मसलन मलबे में सरिये और मिश्रित धातु से टकराने की वजह से ऑगर मशीन को नुकसान पहुंचा और आखिरकार वो टूट गई, जिसके बाद उसे निकालने की दिशा में लंबा प्रयास किया गया। इसके बाद वर्टिकल खुदाई शुरू की गई, लेकिन इसके साथ ही हॉरिजॉन्टल खुदाई की प्रक्रिया में अंतिम 5 मीटर की खुदाई मैनुअली की गई और आखिरकार रेड माइनर्स की मेहनत रंग लाई और सुरंग से 41 जिंदगियों को बाहर निकालने में कामयाबी मिली। सीएम धामी ने सभी मजदूरों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इसके अलावा मजदूरों को 15 से 20 दिनों के लिए अपने घर जाने की अनुमति भी दी गई है। नेशनल डेस्क, नॉर्थ ईस्ट लाइव। तो सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आ चुके हैं, सभी खुश है, सुरक्षित है, परिवारों के चेहरे भी खिल चुके हैं। लेकिन इन 17 दिनों ने कई सवाल पीछे छोड़ दिए हैं। क्यों इतना बड़ा हादसा, और वह भी ऐसे सुरंग में जो लगभग तैयार हो चुकी थी? क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? कहाँ लापरवाही हुई, कहाँ चूक हुई? इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ उपस्थित है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजिकल साइंस के प्रोफेसर जयंत जीवन लस्कर, अभियंता JN खाटूनियार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नेहरू के प्रोफेसर प्रसेनजीत विश्वास भी मेरे साथ उपस्थित है, भारतीय जनता युवा मोर्चा की सचिव परिष्मिता पराजुली और कांग्रेस प्रवक्ता नासिर खान भी इस वक्त मेरे साथ उपस्थित है। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का स्वागत करना चाहूँगी और सबसे पहले मैं रुक करूँगी जयंत जीवन लस्कर आपका। बहुत बड़ी खुशखबरी, 41 मजदूर बाहर आ गए हैं, एक बड़ी कामयाबी भारत सरकार की कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, क्या ये हादसा टाला जा सकता था? कहीं ना कहीं प्रकृति या फिर विज्ञान की अनदेखी की गई, जो पूरा जो ये काम किया गया, क्या लगता है? ये हमको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो हिमालय जो पर्वत है, पर्वतमाला जो है, किस तरह के रॉक से बना है और कैसे बने। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक समय पे यहाँ पे एक बड़ा सागर था जिसमें सेडिमेंटेशन हुई, सागर के क्लोजर हो गए। इस क्लोजर के कारण वहाँ पे आज के दिन पे हिमालय माउंटेन्स है, क्योंकि जब क्लोजर होते हैं ये उसमें जो सेडिमेंट्स है उसको जाने के लिए एक ही जगह है, ऊपर, वो नीचे नहीं जा सकते हैं क्योंकि नीचे पे और मटेरियल्स है। जब ये फिनोमेनन होते हैं तब क्या होता है, कंप्रेशन के कारण ये सेडिमेंट्स पे फोल्ड्स आ जाते हैं और जो हम बोलते हैं भूवैज्ञानिक भ्रंश, दैट इज़ फॉल्ट्स, क्रैक्स के तरह ह्यूज रीजनल फॉल्ट्स हो जाते हैं। और इस पे क्या होता है, कुछ कुछ पार्ट्स ऊपर चले जाते हैं। इसके कारण क्या हो जाते हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाते हैं पता लगाने के लिए कि कौन सा पत्थर, किस तरह के पत्थर कहाँ पे है। और इस क्रैक्स के कारण क्या हो जाते हैं, ये क्रैक्स कहाँ है, कितना नीचे तक जाते हैं, इनका एक्सटेंट कितना है, कोई पता नहीं चलते हैं। क्योंकि आज के दिन पे पहाड़ी के ऊपर पे सारा कवर होते हैं, सॉइल से कवर होते हैं, तो हमें पता नहीं चलते है कहाँ तक क्या है। और ये संभव भी नहीं है कि सब लोकेशन का आपको पता चले, क्योंकि लोकेशन को पता चलने के लिए आपको उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। प्रत्येक मीटर का इन्वेस्टिगेशन संभव नहीं होते। तो इसी कारण हिमालय माउंटेन्स के दूसरे लोकेशन पे किस तरह के जियोलॉजिकल सिचुएशन वहाँ पे है, ये समझना मुश्किल है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के समय कुछ चीज़ हमारे मिस हो जाते हैं। उसी कारण कभी इस तरह के इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में कभी कभी मुश्किलें आ जाते हैं।
तो मेरा ख्याल ये है कि ये टनल जो प्रोजेक्ट था इसी पे भी इस तरह का ही सिचुएशन हुए थे, क्योंकि यहाँ पे जो रॉक्स था उस लोकेशन, ये एक तरह के रॉक नहीं था, बहुत तरह के रॉक थे और ये रॉक्स पे फॉल्ट्स भी था। ऐसा प्रॉबेबली इस तरह के सिचुएशन हुआ कि एक लोकेशन पे फॉल्ट्स था, उस लोकेशन से टनल पार हो गए थे, उस पे लाइनिंग भी लगाया था, पर बाद में कुछ कारण उस जगह पे कोलैप्स आ गए, टनल लाइनिंग के फेलियर आ गए। किस कारण आए हैं? शेयर जोन के कारण आए हैं कि अंडरग्राउंड वाटर पोर प्रेशर डेवलपमेंट के लिए आए हैं, ये पता नहीं है। ठीक है। इस पर रेगुलर मॉनिटरिंग होना चाहिए, इसको होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम लोग टनल बनाते हैं, टनल के अंदर जो लाइनिंग, अंदर जो रॉक्स निकलते हैं, उसका प्रॉपर डिटेल 3 डायमेंशनल मैपिंग होते हैं। इस पे लापरवाही होने से क्या हो जाता है, डिटेल्स का आपको मिस हो जाएंगे। मिस होने के कारण इस पे इस तरह के मिसहैप्स होने के चांस। तो लश्कर जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक लापरवाही, कहीं ना कहीं कोई एक चूक हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है? ये लापरवाही आप बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक आप नेचर के साथ आप जूझ रहे हैं। प्रत्येक मीटर पे इस पे चेंज है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस जगह पे इस तरह के जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस था, उस जगह किसी कारण मिस हो गए थे इन्वेस्टिगेशन पे। प्रोबेबली ये एक कारण हो सकता है। ठीक है, चर्चा में जारी रखूंगी, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद इस चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। तो कल वो खबर आ गई जिस पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई थी। एक अच्छी खबर, 41 मजदूर उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से बाहर आ गए और अब ये सभी मजदूर स्वस्थ हैं। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या था इसकी वजह, क्या हमें सीख लेनी चाहिए, इन तमाम बातों पर आज चर्चा हो रही है। मैं रुक करूँगी JN खाटूनियार का, जो अभियंता है। खाटूनियार जी, एक मेगा प्रोजेक्ट था ये जिसमें इतना बड़ा हादसा हुआ, आपको क्या लगता है कि ये हादसा टाला जा सकता था, कहीं चूक हुई है? और जिस तरह से आरोप सामने आए कि प्लास्टर नहीं था, जिस वजह से जो 60 मीटर का जो हिस्सा था वो धंस गया। यस, ये देखिए, ये एंटायर प्रोजेक्ट जो सार डैम कनेक्शन के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले रहा है, इट इटसेल्फ इज 900 किलोमीटर इन द हिमालयन रीजन। सो एंटायर हिमालयन रीजन का बात हम लोग इफ यू डिस्कस, देन एंटायर हिमालयन रीजन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, geologically very complex and complicated, and geotechnically also. So any project we are going to carry out in this Himalayan region, we should be very, very, very careful. Because see, mainly the Himalayan region I am talking, इसका बात ऐसा है, हिमालय कैसा उत्पत्ति हुआ है वो भी थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत 71 मिलियन ईयर्स एगो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से बहुत दूर में था। तो लास्ट 10 मिलियन ईयर्स बाद में ये आकर के इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट दोनों कोलाइड किया है, कोलाइड करके हिमालयन रीजन डेवलप हुआ है। It is a natural phenomenon. We cannot prevent it. We cannot divert it. We cannot do anything. So, in my opinion, as an engineer, it is a very complex geologically and geotechnically. So, any project we are going to taking for development, in the name of development, in the name of widening road, or within for easy movement to the Sar Dam project, we should have very careful. And यहाँ में technically speaking कुछ probably loophole था, क्योंकि factor safety factor human life का बहुत important है, क्योंकि at any cost we should not lose our human life. बिल्कुल, क्योंकि human का लिए कर रहा है, so by losing someone's life and it is not advisable at all. So यहाँ में record जो देखा है हम यहाँ में regarding this construction of this
900 kilometers Sardam Road, from the beginning there are a lot of controversies because it was not cleared by environmental originally, because they have suggested even Green Building, Indian Green Building Council and many other organizations environmental related. It was fixed for only 5.5 meter width. But we are constructing now, I think, 8 to 10 meter width, 4 lane. So constructing a 4 lane, 6 lane, 8 lane in the ground level is very easy. But since it is Himalaya, we have to think many times, because so many things are there. So I think this is a warning. This particular incident happened. It is a warning. एंड प्रोजेक्ट इज नॉट येट कंप्लीटेड, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग का ये घटना से, दुर्घटना से सीखना बहुत जरूरी है और सीख के आगे बढ़ना जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप, नॉट व्हिमसिकली. एंड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जियोलॉजी एंड जियोटेक्निकल, इट इज ए वेरी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट. इट शुड नॉट मिक्स विद पॉलिटिक्स. हम स्टेट का बोल रहे हैं, इट शुड नॉट मिक्स विद पॉलिटिक्स. इट इज ए टोटल चैलेंजिंग जॉब. So we should be very careful. और ना होना चाहिए. और यहाँ में हम ये भी कहना चाहते हैं, SDRF एंड NDRF बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अच्छा काम किया है, लेकिन ये क्यों हुआ, क्यों ऐसा घटना हुआ, वो भी देखना जरूरी है. अभी देखिए हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग सब फेल हो गया. रैट होल ड्रिलिंग जो नॉर्थ ईस्ट में बैन है, वही से रेस्क्यू किया है. ये भी एक समझने वाला बात है. लेकिन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ना, वी हैव टू थिंक बिफोर गोइंग अहेड, क्योंकि आगे फ्रंट साइड में क्या डेंजर है वो बहुत केयरफुली देखने होगा. एंड अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज दिस एंटायर हिमालयन रीजन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इट इज ए हाई सिस्मिक जोन. एट एनी टाइम भूकंप हो सकता है, एनी टाइम. एंड नॉर्थ ईस्ट तो आप लोग जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट, एंटायर नॉर्थ ईस्ट एंड 7 स्टेट्स आर वेरी हाई सिस्मिक जोन ऑफ आवर कंट्री. सो ये तो हम लोग देख रहा है, सुबन सिटी प्रोजेक्ट में भी हो रहा है असम में. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल, एंड वी शुड डू द डेवलपमेंट वर्क, बट नॉट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन शुड हैपन. वी शुड गो इन ए वेरी साइंटिफिक वे. ठीक है, खातूनिया जी ने जैसे कहा कि तकनीक जहां काम नहीं आई, वहां जो जुगाड़ है वो काम आ गया. रैट माइनर्स ने ये काम कर दिखाया और जो हौसला दिखाया और मेहनत उनकी रंग लाई. मैं बढ़ती हूँ परिष्मिता पराजुली के आपके पास जाती हूँ. और सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं. सरकार ने इतना बड़ा एक सफल अभियान चलाया, 41 जिंदगियाँ बचा ली है, इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन. और लेकिन एक कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आई है कि इस हादसे को टाला जा सकता था, ऐसा भी कहा जा रहा है. सबसे पहले तो मैं नॉर्थ ईस्ट लाइट के मंच से देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. हमारे देश के 41 मजदूर भाई सुरक्षित बाहर आए हैं, उनके परिवार वाले खिलखिला के हंस रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है. सो बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे देशवासियों को. मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हिमालय रीजन को हम पृथ्वी का सबसे यंग माउंटेन रीजन कह सकते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति लगभग 5 से 6 हज़ार करोड़ साल पहले हुई है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है. और ये आल्पस जैसा स्थिर नहीं है, इसकी हाइट अभी भी बढ़ती जा रही है. हमें और इस पे स्टडी करने की ज़रूरत है, लेकिन हमको डेवलपमेंट भी रोकना नहीं चाहिए. ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विश्व अभी भारत की तरफ देख रहा है. पहले भारत को पश्चिम के कंट्री जो थे, भारत को सांप और सपेरों का नाच दिखाने वाला देश बोलते थे, लेकिन अभी पश्चिम के कंट्री भारत को डेवलपमेंट हो रही है, इस हिसाब से भारतवर्ष को वाहवाही दे रहे हैं. और हम भाजपा के लोग नरेंद्र मोदी जी का एक नारा लगाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है. हमें पूर्ण विश्वास था यूक्रेन और रसिया से जैसे विद्यार्थियों को सुरक्षित भारत लाया गया था तिरंगे की मदद से, प्रशासन की मदद से. यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे 41 मजदूर भाइयों को सुरक्षित निकाल लाएंगे. जी, मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह के नारे जब मजदूर बाहर निकले उस वक्त भी लगाए गए. नासिर खान जी, इतना बड़ा सफल अभियान, क्या कहेंगे? यहाँ तो शुभकामना देना बनता है. पहले मैं सर्वप्रथम जितनी भी बचाव और राहत एजेंसियाँ थी, हमारे भारतीय वायुसेना, SDRF, NDRF, हमारे इसरो, BRO
और जितनी भी तमाम एजेंसियों ने दिन रात मेहनत करके हमारे 40 मजदूरों को सकुशल जो बाहर निकाला, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास तौर से हमारे आसाम के भी 2 मजदूर उसमें थे। और जो बताया जा रहा है कि ये जो घटना हुआ है, ये घटना हमें एक सीख देती है कि प्राकृतिक मामलों में जब हम हस्तक्षेप करें तो हमारे देश में जियोलॉजिकल जो एक्सपर्ट्स हैं, कम से कम उनकी राय लेनी चाहिए। हमें उनसे राय मशवरा करके काम करना चाहिए। ये घटना हमें ये बताती है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुआ है। वहाँ की भौगोलिक जो परिस्थिति है या वहाँ के भौगोलिक संरचना के बारे में हमारे पास पक्के या अच्छे रिपोर्ट नहीं थे, और जिसकी वजह से ये जो बचाव और राहत कार्य इतना लंबा चला 17 दिनों तक। इसमें काफ़ी देरी होने की वजह ये भी है कि उस चीज़ के बारे में हमारे पास, वहाँ की संरचना के बारे में हमारे पास कोई अच्छी तरह से सर्वे नहीं कराया गया था, जिसकी वजह से चूक हुआ और ये हादसा हो गया। और अच्छी बात यह है कि इसमें सारे लोग सकुशल बाहर आ गए हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद, सभी को बधाई। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखना, हमारी बचाव और राहत एजेंसियों ने ये पहली बार इस तरह का कोई काम नहीं किया है। बचाव और राहत एजेंसियाँ हर बार जब भी देश पे कोई आपदा आई है, उन्होंने अपनी जी जान से, अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों के लिए काम किया है। लेकिन ये अभी हम देख रहे हैं कि अब मोदी जी चूँकि माहिर हैं आपदा में भी अवसर ढूंढने में, वो मैंने कि अब उसमें अपनी राजनीति चमकाने का अवसर ढूंढते रहते हैं। तो उसी के क्रम में उन्होंने अभी अपने कुछ चुनिंदा चैनलों में उन्होंने निकलवाया कि मोदी है तो मुमकिन है। तो मेरे को तो मैं भी देखा कि किसी कुछ चैनलों में आया, मेरी बात कब पूरा करने दीजिए, मोदी है तो मुमकिन है। तो मैं थोड़ी देर टीवी और देख रहा था कि कहीं टीवी वाले ये ना दिखा दें कि मोदी जी सुपरमैन के ड्रेस में सुरंग के अंदर चले गए थे, वहां से 41 मजदूरों को ले आए। तो वो होना, आप जब बोले तो मैं नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। और आप बोल रहे थे कि दुनिया भारत को सांप और सपेरों का देश नहीं मानती थी, ये आपने गलत कहा। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि 14 से पहले भारत में कुछ एक संपन्न भारत, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत का नींव रखा गया आज़ादी के बाद से ही। और आज़ादी के वक्त हमारा भारत का क्या किस हालात में थे, क्या हमारे पास संसाधन थे, ये सभी जानते हैं। लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे बचाव और राहत एजेंसियाँ जो काम करती हैं, हमें उन्होंने जो काम किया उनकी वो सराहना के लायक है। लेकिन हम अब आपदा के अवसर में अगर हम अपनी राजनीति चमकाने लगे और अपने ये दिखाने लगे कि मोदी है तो मुमकिन, यानी कि मोदी जी तो सुपरमैन की तरह, उन्होंने तो निकाला नहीं। तो राजनीति करना उनका हर चीज़ में, आपदा में भी हर चीज़ में उनको, वो माहिर है इस चीज़ में और वो करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। अभी 24 के चुनाव भी है, आगे भी होगा ऐसा। ठीक है नासिर जी, ठीक है नासिर जी। आप नासिर खान जी, आपने बोला भारत सोने की चिड़िया थी, हम भी मानते हैं भारत अभी भी सोने की चिड़िया है, थी नहीं है। आप अगर गूगल पे सर्च करें, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ एक बहुत ही यंग लेडी दिखेंगी जिनको जवाहरलाल नेहरू जी सांप और सपेरों का खेल दिखा रहे थे। ठीक है, आज़ादी के बाद बहुत काम हुए, क्या नहीं हुए हम बाद में डिस्कस करेंगे। मुद्दे पे आते हैं कि उत्तरकाशी में जो टनल बन रहा है, उतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आज से पहले कभी नहीं लिया गया हिमालयन रीजन के आगे। तो सरकार उसमें वाहवाही की हकदार है क्योंकि सरकार डेवलपमेंट कर रही है, सरकार की सोच आगे है। नहीं, विकास पे तो हमारा भी एतराज नहीं है, विकास कीजिए, लेकिन प्राकृतिक चीज़ों में हस्तक्षेप करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारी प्राकृतिक ढांचे पे, संरचना पे किसी तरह छूट ना हो। और हमारे, चूंकि हमारा देश काफ़ी एक्सपर्ट्स हमारे देश में हैं, काफ़ी एजेंसियां हैं, IIT से काफ़ी हमारे पास संसाधन है जिससे हम इन चीज़ों के बारे में एक्सपर्ट से राय लें। ऐसा तो नहीं हो सकता है, आप इसके बारे में हम विशेषज्ञ नहीं हैं। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है नासिर खान जी, सरकार इतनी बड़ी काम कुछ करे और एक्सपर्टीज को बताए नहीं, पूछे नहीं, उनको जाके वहाँ डेवलपमेंट जो भी करना चाह रहे थे उनको जाके एग्जामाइन ना करे, है ना। एक्सपर्टीज गए थे, एग्जामाइन किया था। हादसे तो कभी भी हो सकते हैं, लेकिन हादसे कैसे कभी भी हो सकते हैं, लापरवाही आप कह रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू भी किया गया। 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं, यही बड़ी बात है। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। खुशी की बात यही है कि 41 मजदूर
पूरी तरह से सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, टनल से बाहर आ चुके हैं। और इससे बड़ी खुशी की खबर और क्या हो सकती है। जो पूरा देश इंतज़ार कर रहा था वो खुशी की घड़ी कल करीब 8:30 बजे सभी जो मजदूर थे उनको रेस्क्यू किया गया। जयंत जी लश्कर जी, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जियो फिजिकल जांच में शेयर जोन सामने आने के बाद भी पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई। ये शेयर जोन क्या है, आपसे समझना चाहूँगी। कभी क्या होते हैं कि जब ये अपना खाटूनियार साहब जैसे बता रहे थे कि कोलिजन, हमारा इंडियन प्लेट और टिबेटियन प्लेट के कोलिजन हुए हैं इस जगह पे, हिमालयन रीजन पे। जब ये कोलिजन होते हैं, हमारा जो यहाँ वहाँ पे जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उसका फोल्डिंग हो जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, जिसको हम जियोलॉजी पे भ्रंश बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो भ्रंश जो है, ये एक लाइन नहीं होते, कभी कभी ये इलाका होते हैं, एक रीजन होते हैं। तो कभी कभी जब ये बहुत ही क्लोज होते हैं तो इसको हम लोग शेयर जोन बोलते हैं, व्हेन देयर इज अ कलेक्शन ऑफ फॉल्ट्स। तो इसमें क्या होते हैं, ये एक वीक जोन हो जाते हैं। अलोंग दिस जोन आपके पानी के मूवमेंट भी होते हैं, ग्राउंड वाटर मूवमेंट हो जाते हैं। और इस तरह का जोन जब हमारा टनल्स क्रॉस करते हैं तो इस जोन पे आपके टनल लाइनिंग्स पे प्रेशर भी आ जाते हैं। कभी कभी ये टनल लाइनिंग पे प्रेशर प्लस ये जो हम बोल रहे थे ग्राउंड वाटर इनफ्लो के कारण ये टनल लाइनिंग के जो कैपेसिटी हो जाते हैं, कभी कभी स्ट्रेस उससे ज़्यादा हो जाता है, उसके बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाते हैं। इसी कारण उस जगह पे कभी फेलियर आ जाते हैं। तो जब फेलियर हो जाते हैं, वो मटेरियल जो है वो टनल का अंदर सारा आ जाता है। जो लाइनिंग होते हैं सिर्फ उसमें कंक्रीट नहीं रहते हैं, उस पर आपका स्टील रॉड्स भी होते हैं रेनफोर्समेंट के। इसी कारण हम लोग इसको RCC बोलते हैं, रेनफोर्स कंक्रीट। तो जब ये मलबा सारा अंदर आ जाते हैं तो इसके बीच से आपको ड्रिलिंग करना कठिन हो जाता है। तो शेयर जोन रहने से इस तरह के पॉसिबिलिटीज़ बहुत आ जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग, मैं तो बोलूँ कि हम लोग लकी हैं कि ये शेयर जोन से पानी अंदर नहीं आया। उस पे पानी होता तो सारा टनल के अंदर फ्लड हो जाते थे। ये सिचुएशन बाई चांस यदि आते थे तब तो हमारा कोई चांस ही नहीं रहता था ये रेस्क्यू के कारण, क्योंकि ये पानी आपके कुछ समय पे ही पूरा टनल को भर देता था। तो रेस्क्यू के लिए कोई कारण ही नहीं होता, कोई चांस ही हमें नहीं मिलता था। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर प्रसेनजीत विश्वास का मैं रुक कर लूँ। प्रसेनजीत जी, एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 41 मजदूर निकाले गए और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या ये टनल जो हादसा हुआ वो हादसा टाला जा सकता था। हम माना कि विकास जरूरी है और इसके लिए मेगा प्रोजेक्ट किए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं विकास की इस दौड़ में जिंदगियां पिस रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ दिन पहले जोशीमठ में जो हुआ है उत्तराखंड में, फिर 2013 में उत्तराखंड में बहुत बड़ा डेल्यूज हुआ है। इसके बाद 4 धाम के ऊपर भी हमने देखा कि कैसे लैंडस्लाइड हुआ है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है। इसका मतलब क्या है? वर्ल्ड का यंगेस्ट माउंटेन रेंज जो हिमालयस है, उसका जो इकोसिस्टम है एंड हाइड्रोलॉजिकल स्फीयर जो है, ये अभी भी बहुत ही फ्रेजाइल लेवल पे है। उसके अंदर टनल बनाना, टनल को दोनों साइड से प्रोटेक्ट करना, साइड बम देना, ये इसमें तो कोलैप्स होने का 100% संभावना रहा। अभी ब्रह्मपुत्र के अंदर टनल बनाने का प्रपोजल है। नाउ ये सब टनलिंग जो हो रहा है, ये बिल्कुल डिजास्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। अभी 41 व्यक्ति को हमने कैसे रेस्क्यू किया है, वो भी रेड होल माइनर लोग जाके रेस्क्यू किया है। इससे बहुत बड़ा लेसन हमको लेना है कि ऐसा टनल करना नहीं चाहिए, हिमालय को प्रोटेक्ट करना है। हमारा वेद उपनिषद में जिस पर्वत को सबसे बड़ी स्थान दिया गया है, आज इसका ऊपर बुलडोजर नहीं चलाना है, यही मेरा कहना है। जी, मैं रुक करती हूँ खाटूनियार जी का। जयंत खाटूनियार,
ऐसे आरोप लगे हैं कि जब टनल में जब ये हादसा हुआ ह्यूम पाइप नहीं था। आपसे मैं समझना चाहती हूँ ह्यूम पाइप होता क्या है, और साथ ही ये भी कहा गया कि सेफ्टी टनल भी नहीं बनाया गया था, जिस वजह से ये जो 41 जिंदगियां है वो वहाँ फंस गई। Yes, these are the most unscientific process we are माने this accepting ना। Actually वहाँ में कोई देखने वाला भी नहीं है, अथॉरिटी है कोई, वो लोग ही मैनेज करता है, पब्लिक से बहुत दूर में होता है। लेकिन बात एक ही है, जे हम लोग अभी देखिए हम लोग कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जो पहले नहीं हुआ था वही हो रहा है। उसके बाद प्लेइंग विद नेचर, प्लेइंग विद एनवायरनमेंट इज ए वेरी वेरी सीरियस मैटर। तो बनाना है, पिलग्रिम सब 4 लेन रास्ते से जाना है, उससे बेसिक जरूरी है कि हम लोग कैसा बना रहा है, कैसे क्लियरेंस ले रहा है, कैसे स्टडी कर रहा है, जियोलॉजिकल, जियोटेक्निकल। वहाँ में आई एम श्योर देयर वर नेग्लिजेंस एंड लैगिंग्स। सो टनल में तो लाइनिंग होना ही चाहिए, इट कैन देयर मस्ट बी लाइनिंग। लेकिन वो भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अभी जो बोला है प्रीवियस मिस्टर जोशी ने, जो ब्रह्मपुत्र का नीचे में से भी टनल बना रहा है। Yes, these are actually mainly I feel from defense point of view. Yeah, डिफेंस का प्रॉब्लम है, लेकिन डिफेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपना पॉपुलेशन और डिजास्टर बुलाना ये ठीक बात नहीं है। सो बट वी नीड डेवलपमेंट, बट आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू से इट शुड बी इन प्रॉपर साइंटिफिक वे एंड वी शुड नॉट प्ले टू मच अगेंस्ट नेचर, because it is a landslide prone area, means पहाड़ means sliding prone zone, stability डिस्टेबल हो जाता है जब भी कटिंग करता है। वो लोग कौन देख, काट दिया है, रास्ता बन गया, इनॉग्रेशन हो गया, उसका 2 दिन बाद में भी कोलैप्स हो सकता है। इवन मान लीजिए 41 वर्कर था, मान लीजिए रास्ता खोल लिया, उसके बाद पूरा टनल में फुल पब्लिक लोड था, उस टाइम होने से क्या होता था। सो we should not play too much unscientifically with the nature. My opinion वही है, क्योंकि हम सुपनचिरी प्रोजेक्ट में भी देख रहे हैं, वहाँ में भी बहुत लैगिंग है। सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी का क्लियरेंस एक दूसरा है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने को पहले ही स्टार्ट कर दिया। आई एम स्टडिंग राइट फ्रॉम 2011-12, so there are a lot of anomalies from the management side से डैम ब्रेक एनालिसिस नहीं किया। डैम टूट जाने से इट इज ए मैंडेटरी थिंग नाउ, डैम ब्रेक हो जाने से नीचे कितना क्या इम्पैक्ट होगा वो स्टडी नहीं किया। ये 13 रेड्डी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, और डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट स्टडी नहीं करके वो लोग काम शुरू कर दिया। इट्स सेम रीजन, हिमालयन रीजन। सो आई थिंक दीज आर द एग्जांपल आई वांट टू ब्रॉट नोटिस टू द कंसर्न्स। ठीक है, परिष्मिता जी, विकास तो हो लेकिन प्रकृति से खिलवाड़ ना हो, ये कहना है इनका, क्या कहेंगी? आपका रिएक्शन जानना चाहूँगी मैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे माँ बाबा अगर फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, वो गरीब हो, तो क्या मुझे नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? वो खुद फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहेंगे, आसपास के लोगों से पूछेंगे मुझे किस दिशा पे ले जाने से अच्छा होगा, किस लाइन पे मैं पढ़ पाऊंगी, या फिर मेरा करियर सिक्योर होगा। भारत में विकास होना चाहिए और अच्छे ढंग से होना चाहिए, और स्टडी भी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि एक्सपर्टीज़ गए थे, स्टडी हुई थी, और मैंने बोला ही हिमालय स्थिर नहीं है आल्प्स जैसा, और हादसे कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सपर्टीज़ गए ही नहीं थे, स्टडी हुई ही नहीं थी। इतनी बड़ी मेगा प्रोजेक्ट लेने से पहले सरकार अपने एक्सपर्टीज़ को ज़रूर भेजती है, स्टडीज होती है, उसके बाद ही प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्टडी नहीं हुई थी इसलिए ये सब हुआ, या फिर सरकार, कोई भी सरकार हो, भाजपा हो या फिर कोई भी सरकार हो, ये नहीं चाहती है कि देशवासियों के ऊपर एक आपदा आए। भाजपा भी बिल्कुल नहीं चाहती थी, भाजपा नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हमारे 41 मजदूर भाइयों, 41 से ज़्यादा मजदूर भाई गए थे, 2340 मीटर तक खुद गई थी। उसके बाद 7 मीटर लंबा मलबा, पहाड़ का मलबा आके वो ध्वस्त हो गया,
और हमारे 41 भाई वहाँ फंस गए। कोई नहीं चाहता था वहाँ रेस्क्यू करने, जो भी लोग गए बाद में, या फिर प्रशासन के जितने भी लोग थे उनको भी नहीं पता था कि ये सब हो सकता है। तो इसको हम हादसा ही मानते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टडी नहीं हुआ होगा, स्टडी जरूर हुआ होगा, एक्सपर्टीज गए होंगे, एक्सपर्टीज ने जब वहाँ पे राइट बोला तभी ये काम आगे बढ़ा होगा। ठीक है, नासिर खान जी के बाद मैं रिएक्शन ले लूँ। क्या सोचते हैं, विकास हो लेकिन प्रकृति से खिलवाड़ ना हो, जिस तरह का हादसा आया उसके बाद इस तरह की बात ज़्यादा हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो अभी नरेंद्र मोदी जी से, भारत की केंद्र सरकार से और आसाम सरकार से, पहले तो ये कभी किसी की सुनते नहीं हैं, और जो भी इन्हें कोई सलाह देगा तो ये उन्हें अपना शत्रु मानते हैं और शत्रु के तौर पे उनको ट्रीट करते हैं। नहीं, आप बताइए ना कि कौन सा तकनीक अपनाया जा सकता है, कोई सुझाव ही दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस किसी भी मकसद से कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लिया जाए, हमारे देश में उसके सफिशिएंट संसाधन हैं, हमें उसके ऊपर गहन चिंतन विचार कर लेना चाहिए। सारे पक्षों के ऊपर गहन चिंतन करने के बाद जो भी फैसला हो लिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई हम किसी अपने जनरेशन के साथ साथ हम आने वाले जनरेशन को भी मुसीबत में ना डाल दें। या आज जो हादसा हुआ ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। इससे पहले भी उत्तराखंड में हमने देखा है, एक आपदा आई थी, हजारों लोगों की जानें गई थी। तो हमें सीखना पड़ेगा घटनाओं से। हम आपदाओं से नहीं सीखते हैं, और आपदा एक के बाद एक होते रहता है, और हम सिर्फ जिम्मेदारी इस सिरे से उस सिरे पर टालने का काम करते हैं। हाँ, लेकिन जब दिखता है कि अपनी राजनीति चमकाना है तो लोग पहुंच जाते हैं अपनी राजनीति चमकाने। और जैसे मोदी जी अब टीवी में यही निकल रहा है दिन भर कि मोदी है तो मुमकिन है, जैसे इससे पहले तो कभी कुछ मुमकिन ही नहीं था। एक बात कहना चाहती हूँ जी, इन्होंने बोला है कि मोदी जी हो या फिर हिमंत बिस्वा शर्मा जी हो, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री, वो किसी की सुनते नहीं हैं। अगर भारत के जनसाधारण लोगों के बारे में वो नहीं सुनते, उनकी बातें नहीं रखते, तो सबसे बड़ी बहुमत लेके सरकार भी नहीं बनाते, और असम में भी हिमंत बिस्वा शर्मा जी अभी मुख्यमंत्री होते नहीं। मतलब वो भारत के सामान्य जनसाधारण के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, इसीलिए आज वो प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री। हिमंत बिस्वा शर्मा जी है नरेंद्र मोदी जी, काम के नाम पे कब वोट मांगे हैं मेरे को ये बता दीजिए। नरेंद्र मोदी जी या हिमंत बिस्वा शर्मा जी काम के नाम पे वोट मांगे हैं, इसलिए वो आज यशस्वी प्रधानमंत्री है और मुख्यमंत्री है, और पूरा भारत हिमंत बिस्वा शर्मा जी का जय जयकार गाता है, और पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जय जयकार गाता है। पूरे चुनाव में हमने डेवलपमेंट की ही बात की है, विरोधी पार्टियों को पूरे चुनाव में हमने डेवलपमेंट की बात की है। विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दा है ही नहीं, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए बताते रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, आप बता दें कि कब इन्होंने विकास या काम के नाम पे वोट मांगा है? राजनीति का रूप में काफी बेहद ही अच्छी खबर है, उसके बाद इस पे राजनीति हो, मैं ये नहीं चाहूंगी। राजनीति हम थोड़ी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं, अपने टीवी चैनलों से लगवा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री है, इतना बड़ा कार्य समाधान हुआ है, तो मोदी जी ने किया क्या? नहीं आएंगे तो ये मोदी जी ने किया या हमारे एजेंसीज ने किया? लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री है, वो बात विपक्ष को समझना चाहिए। तो नहीं करते क्या वो लोग? विपक्ष कैसा एक मोटो चला रहा है। आप ये समझाना चाहते हैं, पहले मैंने एक न्यूज में देखा था, हमेशा ये समझाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने चाहा तो ये हुआ। अब आप कोविड के वक्त भी प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लाके दे दिया। अरे प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन दिया क्या? वो देश के प्रधानमंत्री है, वो अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे काम चल पाएगा? हमेशा आपदा में अवसर क्यों ढूंढते हैं आप लोग? राजनीति चमकाने के लिए। क्योंकि आपदा को हमने समाधान किया है, कोविड को हमने बहुत अच्छी तरीके से समाधान किया। हर चीज में आप कोविड की वैक्सीन दे रहे हैं, मोदी जी का फोटो लगा रहे हैं। पहली बार भारत ने वैक्सीन बनाया था, आपको पता है या नहीं? हमने विदेशों से वैक्सीन मंगवाया नहीं, हमने खुद वैक्सीन बनवाया। अरे पीएम केयर फंड में कितना रुपया लिया पहले वो तो बता दीजिए लोगों को। मोदी जी ने पीएम केयर फंड में तो वैक्सीन बनाने के लिए पैसे तो लगते हैं ना, वो भी ले लेते हैं। बता तो दें और जा रहा है, कितना पैसा आया। 41 जिंदगियों का सवाल है जो सकुशल बाहर आए हैं। मैं नहीं चाहूंगी कि इस पर राजनीति हो। साथ मिलकर ये बहुत अच्छी घड़ी है जिसमें सबको खुशियां मनानी चाहिए। एक ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद चर्चा कंटिन्यू रखती हूँ। तो
बड़ी खुशखबरी आई। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से 41 जिंदगियां बचा ली गई। 41 मजदूर वहां 17 दिन तक फंसे रहे और आखिरकार सभी को रेस्क्यू कर लिया गया। प्रसेनजीत विश्वास जी, 17 दिन बाद जिंदगियां तो बच गई, लेकिन कहीं ना कहीं इस हादसे से सरकार और जो भी कंपनी इस जो सुरंग का निर्माण करती है उनको एक बड़ी सीख लेना चाहिए। आप भी ये बात कह रहे थे कि एक बड़ी सीख लेनी चाहिए, एक बड़ा सबक लेना चाहिए। हाँ, देखिए, टनलिंग करने का समय ब्लास्टिंग का उपयोग किया गया और हिमालय रीजन में ब्लास्टिंग कंप्लीटली बैंड है। हमारे नेशनल एनवायरमेंटल कोर्ट इसको बैन किया है, सुप्रीम कोर्ट बैन किया है। कोई रेगुलेशन का कोई परवाह नहीं करके एक ब्लाइंड शेयर जोन में, वो भी फॉल्ट लाइन के ऊपर खड़ा है, उसमें जाके टनल बनाया है। ये किस तरह का डेवलपमेंट है? अब बताइए, ये कोई विकास नहीं है, a destructive, complete destruction of Himalayas है। Himalaya is the last frontier for ecological balance in the whole country. Everyone should know. Our hydrology entirely depends on the Himalayan strata, and if we are tunneling so deep and impacting the hydrological atmosphere, what will happen to the country? I mean, one is not thinking about the future just for earning a few crores rupees of profit. One is destroying Himalaya. Is this governance? It is not cleared by any environmental protocol. This is complete violation of all sensibility, all respect, all tradition that highlights the sacredness of Himalayas. Therefore, this has been a disaster, and it should be the last instance that such a thing ever repeat in our country. ये कभी पुनर्बार होना नहीं चाहिए। अभी अब ट्रैप माइनर लोगों को कैसे कैसे निकाल लिया, बाहर का ऑगर मशीन लाया, पाइप फिट किया, पाइप का अंदर से लोग पहुंच के वहां के लोग निकाला। एक कोई ऑपरेशन हो गया, सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अगला बार आप एक ही करते रहे। आपको लेसन लेना है, सभी रेगुलेशन का पूरा उपयोग करना है। हिमालय बचाओ कमेटी और ये सब जो परिवेशविद वहां पे है, उनका बात सुनना चाहिए। इसको लेकर राजनीति करना बिल्कुल उचित नहीं है, तो बहुत ही खराब काम होगा हिमालय लेकर राजनीति करना। ठीक है, जयंत जीवन लश्कर जी क्या कहेंगे? जो इन्होंने कहा कि रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए गए, इसमें व्यूज़ देना थोड़ा कठिन है, क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कि फॉलो किए कि नहीं किए हैं। ऐसे जब एक मेगा प्रोजेक्ट विजुअलाइज करते हैं, उसके पहले बहुत ग्राउंड वर्क होते हैं। विदाउट एनी ग्राउंड वर्क इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकुनास या कुछ कुछ गैप्स रह जाते हैं प्लानिंग के टाइम पे, कभी कभी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज रह जाते हैं। मैं बहुत ऐसा देखा हूँ जिसमें कहीं कहीं छोटा मोटा कुछ इस तरह के, मैं क्या बोलूँ, लेकुनास या गैप्स रह जाते हैं। ये छोटा छोटा चीज़ कभी कभी इफ़ेक्ट नहीं करते, पर जिस दिन इफ़ेक्ट करते हैं ये बहुत डेंजरस भी इफ़ेक्ट करते हैं। इसके ही एक एग्जांपल ये है कि कुछ कारण ये वीक जोन हमारे नज़र पे नहीं आए, छूट गए थे। ऐसा भी हो सकता है कि नज़र पे आए थे, पर इस पे जिस तरह के उस जगह पे रीइंफोर्समेंट ज़रूरी था, प्रोबेबली उस तरह के रीइंफोर्समेंट वहाँ पे नहीं लगाए गए। वो कॉस्ट कटिंग के लिए भी हो सकते या टेक्नोलॉजिकल इसके लिए भी हो सकते हैं कि हमारे कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी आ गया, जितना उस पर लोड रेजिस्टेंस के स्ट्रक्चर बनाना था नहीं बनाया। कभी ऐसा भी हो सकते हैं सब ठीक था, पर हम लोग नेचर के साथ जूझ रहे हैं, किसी कारण पे उस जगह पे स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप हो गए और टनल के लाइनिंग डैमेज हो गए। तो रेगुलेशंस तो फॉलो होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के समय पे भी फॉलो होते हैं, कभी कभी उस पर लैक्सिटी भी आ जाते हैं, कभी कभी कुछ एनालिसिस पे लैक्सिटी भी आ जाते हैं,
कभी कभी कोई जगह पे हम लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर देते हैं। ये जो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कभी कभी इसके इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, पर कभी क्या होता है इस कॉम्प्रोमाइज़ के कारण कभी बहुत डेंजरस इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो मैं तो समझता हूँ इस तरह की चीज़ है, नेचर के साथ हम लोग जब डील करते हैं हमको बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। बहुत ही केयरफुल होना जी, बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। खाटूनियार जी, आपका रिएक्शन जानना चाहूँगी जो ये तमाम बातें हुई अब तक। Yeah, my reaction is, see, it is very important subject, particularly in the Himalayan region. So anything we are doing in the name of development in this particular fragile region, we should be very careful geologically and geotechnically. And anything we are, हम लोग propose जो कर रहा है, बात जो करने वाला है, आने वाला है, वही भी कर रहा है. Everything should be number one, earthquake resistant. Second is disaster resistance, so that this is a kind of pre-disaster management, so that post-disaster management can be minimized. You can prevent it, minimize. तो ये जो example हुआ, ये एक learning है actually. So we should learn many things. It is not a simple project. It is a 12,000 crore rupees project. So since it already happens, so we have to be very careful. It should be foolproof as much as possible. 100% may not be, but it is a kind of accident. Accident you cannot predict, but you can avoid it if you be careful in advance. So my opinion is this. बिल्कुल, अगर बचा जा सकता है, अगर पहले से हम इसको लेकर केयरफुल हो। परिष्मिता जी, क्या कहना चाहेंगी? आखिरी रिएक्शन आपका। हम नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं और नॉर्थ ईस्ट पहाड़ों से घेरा हुआ है। आज भी नॉर्थ ईस्ट के कोई बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे हम ट्रेन नहीं पहुँचा पा रहे हैं। अगर हम ये बोलेंगे कि हम नेचर को बिना मतलब छोएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो ऐसा ही चलता रहेगा। बहुत साल बाद एक्सप्रेस हाईवे या फिर 4 लेन हमारे नॉर्थ ईस्ट में आया है। अगर हम एक्सपर्टीज़ की मदद से और डेवलपमेंट करें, आगे बढ़े, तो मिजोरम, मणिपुर के ऐसे जगह जगह पे भी ट्रेनें ले जा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि सरकार डेवलपमेंट कर रही है और एक्सपर्टीज़ की मदद से जितना हो सके हादसे को टालने की कोशिश भी कर रही है, और ये सरकार आखिरी दम तक डेवलपमेंट करती जाएगी। ठीक है। नासिर खान जी। जी देखिए, जो विकास की जो बात कही जा रही है, विकास जो करने के लिए टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उन चीज़ों को समझने के लिए एक इंसान का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे तो है नहीं। जो आदमी ये कहते हो कि नाली में पाइप लगा के गैस चालू किया जा सकता हो, तो उनके ज्ञान तो हमको समझ में आता है कि उनको कितना ज्ञान है विकास करने का। तो कुछ चीज़ें वो एक्सपर्ट के ऊपर ही छोड़ दिया करें। तो हमारे प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे होते तो बहुत चीज़ें बातें वो समझते। हमारे एक्सपर्ट जो बैठे हैं पैनलिस्ट में, सम्मानीय हमारे पैनलिस्ट जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि क्या हो रहा है, क्या मैं उस पर नहीं बोल रहा था क्योंकि वो एक्सपर्ट है, मैं उनकी बातों को टाल नहीं सकता हूँ। लेकिन ये बात सही है, लेकिन वो बात समझेगा कौन? जो पढ़ा लिखा होगा, जो टेक्निकल बातें समझता होगा। जो मोदी जी स्कूल ही नहीं गए हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो कहाँ समझेंगे? लोगों को शिक्षा देता है कि नाली में पाइप लगा के गैस चलाइए भैया। कि इस पर राजनीति हो। नहीं, राजनीति नहीं, मैं ये बातें टेक्निकल बातें हैं, वो समझेगा कौन? जो पढ़ा लिखा होगा, जो पढ़ा लिखा है ही नहीं। मैं नॉर्थ ईस्ट लाइव के मंच से जनता के बीच में एक बात ले जाना चाहती हूँ। जब हमारे 41 भाई टनल में फंसे हुए थे, तब एक नैरेटिव सेट किया गया कि मोदी जी 41 भाइयों को टनल से निकाल नहीं पाए, चंद्र अभियान क्या करेंगे? आप विपक्ष एकत्रित हो, संघर्ष करो, मोदी जी को भला बुरा बोलो, देश को क्यों भला बुरा बोल रहे हैं? आप लोगों का एक ही मोटो हो रहा है। मोदी जी देश है क्या? विश्व कप, मोदी जी देश है क्या? सुनिए, मोदी जी देश है मोदी क्या? जी को गलत बोलिए। आप चंद्रयान, हमारे साइंटिस्ट का प्रोजेक्ट था चंद्रयान, आप लोग चंद्रयान को कटाक्ष कर रहे हैं। आप लोग विश्व कप को कटाक्ष कर रहे हैं। विश्व कप हारा क्यों? मोदी जी गए थे देखने, इसलिए विश्व कप हारा। तो आप लोग नैरेटिव सेट करिए। आप भाजपा के विरुद्ध में हैं, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में हैं, या देश के विरुद्ध में हैं? पढ़े लिखे नहीं है, वो चुनाव आ रहे हैं, आप लोग ऐसी बातें करते हैं और ऐसे काम करते क्यों हैं। है? नहीं, ये ऐसी बातें का काम करते हैं जो साबित कर सकते हैं वो जाहिल इंसान है, वो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है। एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसी बातें नहीं करता है। नासिर जी और परिष्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात कर रही हूँ जिंदगियों की और आप इसको राजनीति से जोड़े चले जा रहे हैं। फिलहाल इस शो का समय समाप्त हो चुका है। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करना चाहूँगी।
तो 41 जिंदगियां मौत के मुंह से बाहर आ चुकी है और इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। एजेंसीज को हम एक बार फिर धन्यवाद देना चाहते हैं। सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने अब सभी सुरंगों को ऑडिट कराने की घोषणा की है, जो एक अच्छी पहल है। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।